हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि चरक, सुना होगा आपने। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, रिसर्च किया इस बात पर कि जड़ी बूटियों से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं, पेड़ पौधों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, पेड़ों के पत्तों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, उस पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद एक ऐसे ही व्यक्ति हुए महर्षि सुश्रुत, उन्होंने इस पर काम किया कि शरीर के किसी अंग में जरूरत से ज्यादा, अनवांटेड, जरूरत नहीं, ऐसी कोई ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई बढ़ोतरी हो जाए, ट्यूमर हो गया, जैसे गांठ हो गई, इसको कैसे काट के निकाला जाए, सर्जरी, इस पर सबसे ज्यादा काम किया महर्षि सुश्रुत ने। और आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि सर्जरी का आविष्कार किसी देश में हुआ, भारत। सारी दुनिया ने सर्जरी भारत से सीखी, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने सबसे पहले सर्जरी सीखी, अमेरिका में तो बहुत बाद में आई सर्जरी, और ब्रिटेन ने भारत से 400 साल पहले सर्जरी सीखी। ब्रिटेन के डॉक्टर यहाँ आते थे और यहाँ भारत में आकर सर्जरी सीख कर जाते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज से 400 साल पहले इस भारत में सर्जरी के बहुत बड़े विश्वविद्यालय चला करते थे, यूनिवर्सिटीज। हिमाचल प्रदेश है ना, इसमें एक जगह है कांगड़ा, यहाँ सबसे बड़ा सर्जरी का मेडिकल कॉलेज था, आज की भाषा में मैं अगर कहूँ तो। एक और जगह है भरमौर, हिमाचल में, वहां एक दूसरा बड़ा केंद्र था सर्जरी का। ऐसे ही एक तीसरी जगह है कुल्लू, वहां पर एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगर हिमाचल प्रदेश का आज का नक्शा ध्यान में रखा जाए तो 18 ऐसे केंद्र थे हिमाचल में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, संपूर्ण भारत देश में सर्जरी के 1200 के आसपास केंद्र थे 400 साल पहले। यहाँ अंग्रेज आकर सीखते थे। आपको सुनकर और खुशी होगी, लंदन में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS। आजकल हमारे देश में और दुनिया में FRS का रिकॉग्निशन मिल जाए तो बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है। ये FRS संस्था की स्थापना उन अंग्रेज डॉक्टरों ने की थी जो भारत से सर्जरी सीख कर गए, और उनमें से कई डॉक्टर्स ने मेमोइर्स लिखे। मेमोइर्स लिखने का मतलब क्या होता है, अपनी मन की बात। तो जो अंग्रेज डॉक्टर ने मेमोइर्स लिखे हैं, उनको पढ़े तो हैरानी होती है। वो बोलते हैं कि भारत जैसे देश में इतनी ऊंची तकनीक के आधार पर सर्जरी होती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 400 साल पहले इस देश में राइनोप्लास्टी होती थी। राइनोप्लास्टी आप समझते हैं, शरीर के किसी अंग से कुछ भी काटकर नाक के आसपास के हिस्से में उसको जोड़ देना और पता भी ना चले। 400 साल पहले राइनोप्लास्टी इस देश में होती थी। कई अंग्रेज अधिकारियों के मेरे पास डायरी के पन्ने हैं। एक कर्नल कूट नाम का अंग्रेज हुआ करता था, उसका हैदर अली के साथ संग्राम हुआ, लड़ाई हुई थी कर्नाटक में 1799। हैदर अली ने उसको युद्ध में पराजित कर दिया, हार गया। हारने के बाद उसकी नाक काट दी हैदर अली ने। हमारे देश में ऐसा होता था कि नाक कटना सबसे बड़ा अपमान, तो हैदर अली ने उसको मारा नहीं, वो चाहता तो गर्दन काट देता उसकी, क्योंकि वो पराजित हो गया था अंग्रेज कर्नल कूट। उसकी नाक काट दी और कहा तुम जाओ कटी हुई नाक लेके। तो वो कर्नल कूट घोड़े पर भागा, वहां से कटी हुई नाक हाथ में, खून निकलता हुआ। तो हैदर अली के राज्य की सीमा के बाहर आके किसी ने उसको देखा कि उसके खून निकल रहा है, नाक कटी हुई है, हाथ में है। तब उसको पूछा ये क्या हो गया, तो उसने सच नहीं बताया। उसने कहा मेरे चोट लग गई है। तो उसने कहा नहीं, ये चोट नहीं लगी, ये तलवार से नाक काटी गई। तो अंग्रेज मान गया कि हाँ बात तो सही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम चाहो तो अभी हम सर्जरी करके तुम्हारी ये नाक जोड़ सकते हैं। तो उसने कहा कि ये काम तो इंग्लैंड में कोई नहीं कर सकता, आप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हमको तो ये काम आता है बहुत अच्छे से। तो उस कर्नल कूट की नाक के जोड़ने का ऑपरेशन हुआ। बेलगाम नाम का एक शहर जहां पर ये घटना घटित हुई, उसका करीब 3-3.5 घंटे ऑपरेशन चला। वो नाक जोड़ी गई, फिर उस पर लेप लगाया गया, 15 दिन उसको वहां रखा गया। 15 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई। 3 महीने बाद वो लंदन पहुंचा तो लंदन वाले हैरान थे कि तुम्हारी नाक तो कहीं से कटी हुई नहीं दिखती। तब उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये भारतीय सर्जरी का कमाल है। तो ये जो सर्जरी हमारे देश में विकसित हुई, ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको ऐसे, ये बहुत प्रयास किए इसके लिए महर्षि सुश्रुत ने, तब जाकर ये सर्जरी भारत में फैली। ऐसे ही हमारे देश में बहुत प्रयास किए महर्षि चरक ने, तब जाकर आयुर्वेद चिकित्सा इस देश में फैली। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भारत देश में ये कहा जाता है कि ये इतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत। अब भारत उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे भगवान राम या कृष्ण या शंकर या महादेव या ब्रह्मा या विष्णु। इसका काल गणना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राम जी के जमाने में आयुर्वेद चिकित्सा खूब अच्छे से चलती थी, क्योंकि जब उनका रावण से युद्ध हुआ
तो कहानी ये है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी। आज की भाषा में कहूं तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे, कोमा वही होता है, और वो कई दिन बेहोश पड़े रहे। तब उनके बारे में चिंता हुई राम जी को कि कैसे इनको ठीक किया जाए। तो एक वैद्य को लाया गया, उनका नाम था वैद्य सुषेण। उन्होंने नब्ज देखकर कहा कि इनको बचाया जा सकता है, इनके लिए एक दवा चाहिए, संजीवनी बूटी। बूटी का मतलब पेड़ होता है, तो संजीवनी चाहिए। कहाँ मिलेगी? तो हिमालय पे मिलेगी। तो कौन लेके आएगा? तो हनुमान जी जाएंगे। अब हनुमान जी को पहचान नहीं संजीवनी क्या है, तो पर्वत उखाड़ के ले गए। फिर वैद्य सुषेण ने संजीवनी को ढूंढा, उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, नाक में सुंघाया, तब वो कोमा से बाहर आए थे। इससे पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के लिए उस समय चिकित्सा हुआ करती थी। आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं है, जबकि 17.5 लाख साल पहले इस देश में कोमा से बाहर आने की दवा थी, आज भी है। आज भी आयुर्वेद में 40 से ज्यादा दवाएं हैं जो व्यक्ति को कोमा से बाहर लाती हैं। एलोपैथी वालों के पास एक भी दवा नहीं है। सारी दुनिया के करोड़ों करोड़ों डॉलर की रिसर्च करने के बाद भी कोई दवा नहीं है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करा रहा है और वो कोमा में चला जाए पेशेंट, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, बस, दवा कोई नहीं। तो हम इस बात का एहसास करें कि हमारी चिकित्सा पद्धति आज भी कितनी ऊंची है और 17.5 लाख साल पहले भी कितनी ऊंची थी। और ये वही चिकित्सा पद्धति है जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 3 भाग हैं। पहला भाग है जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा, पेड़ पौधों द्वारा चिकित्सा, फल और फूल के द्वारा चिकित्सा, ये एक भाग है। दूसरा सर्जरी के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये दूसरा भाग है। और तीसरा और आखिरी भाग है खान पान, पथ्य अपथ्य और यम नियम के आधार पर चिकित्सा। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या पिए, क्या ना पिए, कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, इनके आधार पर चिकित्सा। तो पहली जो चिकित्सा है, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फल आदि, इनके मास्टर थे, पंडित थे महर्षि चरक। दूसरी वाली जो चिकित्सा है शल्य चिकित्सा, उसके पंडित थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। और तीसरी वाली जो चिकित्सा है यम नियम, खान पान के नियम, इसके चिकित्सक सबसे बड़े थे महर्षि भागवत। जाएगा हमारी आयुर्वेद चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है वो जान लेना चाहिए। सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है और कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है। बीमार कोई भी व्यक्ति तब पड़ता है जब उसका वात, पित्त और कफ तीनों असमान होते, असंतुलित होते। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब रहता है जब वात, पित्त, कफ तीनों उसके संतुलित होते। तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन अगर है तो जीवन में आपको कभी रोग आएगा नहीं। और अगर वात, पित्त, कफ में असंतुलन है, टूट फूट है, तो हमेशा रोग आने वाले हैं और आप परेशान हो जाने वाले हैं। वात के असंतुलन से हमारे शरीर में 80 रोग आते हैं, 80, 8 और 0, 80। पित्त के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं, 4 और 0, 40। और कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं। सबसे कम कफ के रोग हैं, सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, पित्त वाला बीच में। कफ के रोग क्या क्या हैं? मोटे मोटे कुछ रोग बताता हूं ताकि आपको पता रहे। मोटापा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग। वजन बढ़ना, ये कफ का सबसे खराब रोग। थायराइड की समस्या पैदा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एक में थायराइड बढ़ता है, एक में घटता है, कफ की सबसे खराब समस्या। सर्दी होना, जुकाम होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। खांसी होना, बलगम जमा होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। आंखों में मोतियाबिंद होना, जिसको आप कैटरेक्ट कहते हैं, ये कफ की समस्या। कान में सुनाई नहीं देना, ये कफ की समस्या है। नाक से हमेशा पानी बहना, नजला होना, ये कफ की समस्या है। कान में से पानी आना, ये भी कफ की समस्या है। आंखों का लाल हो जाना, कफ की समस्या है। आंखों के आसपास काला घेरा हो जाना, कफ की समस्या है, जिसको डार्क सर्कल आजकल कहा जाता है। हमारे चेहरे पर फोड़े, फुंसी हो जाना, या तो कील वहां से हो जाना, कफ की समस्या है। चेहरे की त्वचा का रंग बदल जाना, कफ की समस्या। ऐसे कफ के 28 रोग। मोटी सी एक जानकारी दूं, अगर आप योग शिक्षक हैं तो आपको ये बहुत काम आएगी, कि छाती से लेकर, यहां से लेकर मस्तिष्क के आखिरी हिस्से तक, इस इलाके के जितने रोग आप जानते हैं वो सब कफ के रोग, सबके सब। अब छाती से लेकर और जंघा तक, यहां जितने भी रोग आप जानते हैं वो सब पित्त के रोग। गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना,
खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारें आना, हिचकियां आना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं, पित्त के रोग। और इनकी संख्या 40 है। ये छाती से लेकर जंघा के बीच वाले इलाके के रोग हैं सब पित्त के। किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, किडनी में स्टोन होना, लीवर में सूजन होना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं। और खराब रोगों के नाम बताऊं, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना, ये सब पित्त के रोग हैं, पित्त की समस्याएं। कई तरह के बुखार, पित्त की समस्या। और जंघा से लेकर और आखिरी पॉइंट जो आपका है नाखून, अंगूठे का, इस इलाके के जितने भी रोग हैं वो सब वात की समस्या है। घुटने दुखना, घुटने के नीचे का तल्ली दुखना, घुटने में ऐंठन होना, क्रैम्प होना, तरह तरह के, ये सब वात के रोग। सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, मैं बोला आपको 80, उसके बाद पित्त के हैं 40 और सबसे कम कफ के रोग हैं। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात, पित्त, कफ तीनों